हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। ओके, तो रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रेट लॉ, रेट जो होता है ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन। कौन कौन से कंडीशन है उसमें से पहला है क्या, कंसंट्रेशन। ओके, और प्रेशर। प्रेशर किसके लिए, जब गैस होगा, है ना, हमने देखा था पीछे रेट लॉ को लिखते हुए, और प्रेशर ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओके, तो और क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। किस पे, टेम्परेचर। अगेन एक और क्या, कैटलिस्ट। तो कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो डिपेंडेंसी की अगर जो हम लोग बात करें ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ पे, फिक्स्ड टेम्परेचर पे। ओके, हम लोग कहाँ पे देखने वाले हैं इसको, फिक्स्ड टेम्परेचर पे। और जो रिएक्टेंट्स होगा वो कैसे होंगे, कंसंट्रेशन में सिंगल हो सकता है, दो हो सकता है, या दो से ज़्यादा। ओके, और यहाँ पे माइक्रोस्कोपी पढ़ने वाले हैं। जब माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे स्मॉल के लिए तो वहाँ पे टेम्परेचर और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, को द रिप्रेजेंटेशन ऑफ rate of reaction in terms of concentration of the reactant is known as rate law। ठीक है, तो रेट लॉ क्या है, द रेट लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल डेटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज रेट इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, और रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन। क्लियर है ये ध्यान रखना। तो इट इज बेस्ड ऑन क्या, कौन सा, लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम में, है ना, जहाँ पे क्या रेट लिखते थे, के इंटू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ स्टैक्योमेट्रिक कॉन्फिशिएंट। ओके, तो जो ये बेस्ड है हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैसा, ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली, सिर्फ उस पर बेस्ड है, उसके जैसा नहीं है, उस तरीके से नहीं निकालेंगे हम लोग, ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो सपोज हम लोग मान लेते हैं लेट्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसा, देखो ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। ओके, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होगे। ठीक है, तो मान लेते हैं N1A प्लस N2B, और ये बना रहा है सपोज N3C प्लस N4D बना रहा है। ओके, तो ये हमने देखा ही है पहले भी, है ना, इस टाइप का एज्यूम किया था रेट निकालने के लिए। तो रेट जो होगा हमने क्या पढ़ा, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर इसके टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्टेंट। तो यहाँ पे A और B है, तो A टू द पावर X और B टू द पावर Y लिख रहे हैं, है ना, क्योंकि अननोन है, हमें नहीं पता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैलकुलेट करेंगे। वहीं अगर जो हम लोग क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते हैं ना, सीधा सीधा उसी के बेस्ट पे। तो अगर जो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करते तो वहाँ पे अगर जो याद हो, रेट क्या होता था, ए रेज टू पावर ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे N1 है तो N1 लिख लेंगे, और यहाँ पे B रेज टू पावर N2 हो जाएगा। ठीक है, N1 और N2 क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यहाँ पे। ओके, पर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये जो X और कैसा बैलेंस होना चाहिए हमेशा, है ना, कैसा रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना इस बात पे कि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे X और Y को, नहीं एक्सपेरिमेंटली। ओके, हमेशा एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेशन आएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे हम लोग तो क्या लिखते हैं उसकी जगह K। ठीक है, K क्या है, कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। रेट को अगर जो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dr/dt लिखेंगे, है ना, रिएक्टेंट के बेस पे क्योंकि लिख रहे हैं हम लोग। तो K इंटू A रेज टू पावर ऑफ X और B रेज टू पावर ऑफ Y। X और Y अननोन है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तभी आएगा। ठीक है, R क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बता रहा है, ये तो पता ही होगा तुम लोग को, फिर भी लिख दे रहा हूँ। ओके, अब देखो ध्यान से, ये जो ये भी लिख लो, माइनस ऑफ dr/dt क्या है, चलो, माइनस ऑफ dr/dt को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशियल रेट, है ना।
तो डिफरेंशियल रेट जो कि ओके, तो देखो के क्या है, के के बारे में देख लेते हैं। के क्या है, इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। जब हम लोग हटाएं उसको तो बनाइए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट नोन एज रेट कांस्टेंट, हम लोग इसको रेट कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसका यूनिट वगैरह हम लोग देखेंगे आगे थोड़ी देर में, पहले हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अगर जो हम लोग बात करें स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट करने का मतलब क्या होगा, चीज़ें स्पेसिफिक होगी, है ना। स्पेसिफिक रेट, जैसे स्पेसिफिक पहले भी पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन वगैरह। तो क्या होगा उस केस में जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो ऑफ द रिएक्टेंट 1 मोलर हो, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 और यूनिट, 1 और यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना। देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज स्पेसिफिक रेट, ठीक है, स्पेसिफिक रेट्स के नाम से जानते हैं। यानी कंसंट्रेशन जब क्या हो जाए रिएक्टेंट का 1 मोलर हो जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेट। ओके, तो क्या बन जाएगा, R इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर बाई, और यहाँ पे 1 है दोनों जगह, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, R इक्वल्स टू के, है ना। क्लियर है ये, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा तो R इक्वल्स टू रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट, और उस टाइम रेट कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ओके ओके, तो देखो एनसीईआरटी के हिसाब से इक्वेशन 3.4 एक्चुअली क्या है, ये वाला जो हमने रेट लिखा है ना प्रोपोर्शनलिटी वाला, वही इसी को 3.4 बोला है बुक में जैसा लिखा है, ठीक है। विच रिलेट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्टेंट्स रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स विथ ईच रेज टू सम पावर, है ना, सम पावर लिखा है इसने स्पेसिफिक, ठीक है, नॉट टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और जो रिएक्टिंग स्पेसीज है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए 2NO प्लस O2 है यहाँ पे और 2NO2 बना रहा है, ठीक है। तो हम एक डेटा देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे देखो 0.3 स्टार्टिंग में था और 0.3 दोनों का, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था 0.096 था, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो NO है उसके रेट को या रिएक्टेंट जो था उसका कंसनट्रेशन डबल कर दिया और O2 के को क्या रखा सेम। तो देखो यहाँ पे डबल करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है स्टार्टिंग में कितना था 0.096, तो उससे जस्ट क्या हो गया 4 टाइम्स, यानी डबल करने से क्या हो रहा है, सीधा 4 टाइम्स हो रहा है। फिर से स्टार्टिंग में 0.03 रखा और 0.06 ले लिया, यानी इस बार क्या किया, O2 के कंसंट्रेशन को डबल किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में जो आ रहा था उससे क्या हो गया 2 टाइम्स हो गया ना, दुगना बढ़ गया। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो NO है और जो O2 है उसके रिस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन को अगर जो हम लोग लिखेंगे तो डबल करने से क्या हुआ 4 टाइम्स, यानी NO का क्या होगा स्क्वायर रहा होगा, है ना, तभी क्या हुआ 4 टाइम्स बढ़ा, 2 2 जा 4 होता है। क्योंकि सिमिलरली अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो डबल करने से सिर्फ क्या हुआ, डबल हुआ रेट, है ना, 2 टाइम्स हुआ। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का, वहाँ 4 टाइम्स पढ़ा, यहाँ पे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O2। तो हम लोग रेट अगर जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, NO के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या आएगा, रेज टू द पावर 2 आएगा, और वहीं ऑक्सीजन वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा O2 आएगा, है ना, यहाँ पे रेज टू द पावर मतलब 1 आएगा कहने का मतलब। और अगर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट क्या आएगा, और वही सेम क्या आएगा NO रेज टू पावर ऑफ 2, और O2 का पावर कितना हो जाएगा सिंगल, है ना, जिसको हम लोग लिखें या ना लिखें मतलब 1 होता है। क्लियर है ये, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकालने का तरीका है। ओके, ये आना चाहिए, ये नीट में जेई में कहीं भी पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में भी। ओके, इस पर क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये तो जब एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होगा तब तो हम लोग निकाल लेंगे, अगर जो नहीं दिया होगा तो, और नोन होगा तो हम कैसे पता करेंगे, है ना। उसके लिए फिर हम लोग मान लो N1A प्लस N2B प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं है ना, तो हम लोग हमेशा X और Y लिखेंगे। ओके, अननोन डेटा के लिए, जैसे यहाँ पे देखो ये डेटा है, डायरेक्टली रेट ये लिखा हुआ है, तो ये सब कैसे पता करेंगे इन सब के बारे में
क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? इन सब को पता करने के लिए हम लोग देखेंगे बताओ, कुछ नहीं देखेंगे, हमेशा कहाँ से निकालेंगे? एक्सपेरिमेंट से। ओके, या तो फिर जो हम लोग और पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल या इंटीग्रेटेड वाला, वो ठीक है, अलग है वो, तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, सीधा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर जो टाइप्स ऑफ हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन, उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने देख रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिएक्शन। ओके, तो देखो ध्यान रखना इस बात का, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी भी रेट लॉ को लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ स्टेप्स कितना ले रहा है। तो अगर जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, यानी सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, वहीं अगर जो एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन स्टेप ले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री क्या है? सिंगल स्टेप वाले को बोलेंगे, और कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे जहाँ पे मोर देन वन स्टेप, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन जब भी होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि उसको कुछ और अलग नाम दे देना, डाइट्री और बैटरी, ठीक है, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स, सीधा सीधा। ओके, तो अब देखो पहला पॉइंट तो एलिमेंट्री के लिए अगर जो हम लोग बात करें, एलिमेंट्री पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो यही है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगा। ओके, और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन जो हमने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? रेज टू द पावर ऑफ, सीधा सीधा क्या होता है? स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल, ठीक है, तो इज ट्रू फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, या ट्रूली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग डायरेक्टली लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, अगर जो हमें लिखा हुआ है साफ साफ कि क्या है? रिएक्शन सिंगल स्टेप है तो। क्लियर है? यानी रेट लॉ लिखने के लिए अब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब रिएक्शन क्या हो? एलिमेंट्री। ये गिवन होगा क्वेश्चन में, तभी खुद से नहीं माना है किसी रिएक्शन को कि एलिमेंट्री है या नहीं है, वो स्पेसिफिक मेंशन करेगा तो। ओके, तो रेट लॉ कैन बी रिटन डायरेक्टली बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है बताओ? लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेज टू पावर ऑफ क्या होगा? स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, रिएक्शन लेकिन हमेशा कैसा होना चाहिए? बैलेंस। ओके, हमेशा बैलेंस लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं N1A प्लस N2B मिलके क्या बना रहा है? कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए तुम्हें, या फिर क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए रिएक्शन कैसा है? एलिमेंट्री। अगर जो ये मेंशन है तो फिर तुम्हारी बल्ले बल्ले सीधा रेट इक्वल्स टू क्या लिख दोगे? KA1 रेज टू, या कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखते हैं सीधा, रेज टू पावर N1 हो जाएगा, और B रेज टू पावर क्या हो जाएगा? N2, उनका स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है ये? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं शॉर्टकट में ये ऊपर एलिमेंट्री लिखा है इसलिए ये लिख दिया। ओके, रेट लॉ इज रिलेटेड टू स्टैइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नोट बना के लगा देता हूँ। 500 का नोट है ये, क्योंकि अब 2000 वाला तो बंद हो गया है, तो 500 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इफ़ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री रिएक्शन, वही सेम चीज़ जो अभी मैंने बताया उसी को लिख रहा हूँ बस। स्पेसिफाइड, इसको मिटा के लिख देता हूँ, देन ओनली को मिटा दो, क्या लिख दो यहाँ पे? एलिमेंट्री रिएक्शन। देन ओनली बी कैन अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, सिर्फ तभी लॉ ऑफ मास एक्शन को इज अप्लाइड, एल्स
टेक इट एज कॉम्प्लेक्स, मतलब कि अगर जो एलिमेंट्री रिएक्शन उसने नहीं लिखा है तो हमेशा हम लोग क्या मान के चलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, हमने स्टार्टिंग में देखा था क्या, मोर देन वन स्टेप में अगर जो कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो हर एक स्टेप होगा दैट इज ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। ठीक है, ध्यान रखना, एलिमेंट्री इन नेचर। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि हर एक रिएक्शन, हर एक स्टेप के लिए हम यानी रेट लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 2H2O और I माइनस हमको ले रहे हैं अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, रिएक्शन करवा रहे हैं I माइनस के साथ, अल्कलाइन मीडियम है तो 2H2O2 है। ओके, तो 2H2O प्लस O2 बन रहा है। तो देखने से क्या लगेगा, ये एलिमेंट्री है, पर ये एलिमेंट्री नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली रिएक्शन में देखा गया तो H2O2 पहले I माइनस से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H2O बनाता है और IO माइनस, फिर H2O2 क्या होता है, IO माइनस से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H2O प्लस, हाँ I माइनस वापस से बन जाता है। ओके, इसलिए वो मीडियम के जैसा काम होता है ना, जो एरो के ऊपर लिखा रहता है। तो अगर जो रेट लॉ इसके लिए निकाला जाए तो ये आता है माइनस ऑफ डी, मतलब रिएक्टेंट का है ना, कंसंट्रेशन लिखेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ और K इंटू H2O2 और ये I माइनस आता है। तो अब ये कैसे आएगा, हाँ एक्सपेरिमेंट से। ओके, हमेशा कहाँ से निकालते हैं रेट, एक्सपेरिमेंट से। तो देखो ये ध्यान रखना, दिस इज लाइक ऐसा एक रिले रेस के जैसा है। ठीक है, अगर जो हम लोग रेट लॉ निकालना चाहें तो रिले रेस में क्या होता है, 4-5 लोग एक साथ दौड़ते हैं, है ना। तो ये जो 4-5 लोग होंगे उसमें से, ठीक है, कोई सबसे फास्ट कोई सबसे स्लो होगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि रेस कौन कैसे जीतेगा, जो सबसे स्लोएस्ट है ना, वो कितना तेज है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिले रेस अगर जो जीतना है तो सबसे स्लो वाले को क्या करना पड़ेगा, फास्ट। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा स्टेप है यहाँ पे, ठीक है, मैंने उसको लिख दिया पर्सन। ओके, डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट पर्सन। तो सिमिलरली यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसमें अगर जो हमें पता करना है रेट के बारे में या सारी चीज़ें देखनी है तो यहाँ पे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा हम उसको देखेंगे, उससे पता करेंगे सारी चीज़ें। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, RDS शॉर्टकट में लिखते हैं। ओके, स्लोएस्ट पर्सन को जैसा रिले रेस में पता करते हैं वैसे यहाँ पे स्लोएस्ट स्टेप पता करेंगे और एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो कैलकुलेट करेंगे वो सब स्लोएस्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन RDS जिसको हम लोग स्लोएस्ट स्टेप बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये, एंड एवरीथिंग ये भी लिख लो कैलकुलेटेड फ्रॉम RDS, यानी कि दिस RDS को क्या बोले शॉर्टकट, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए। ठीक है, सिर्फ इसी स्टेप से सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी। क्लियर है ये। तो अब देखो यहाँ पे स्लोएस्ट कौन है फर्स्ट और सेकंड में, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। ओके, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जो स्लोएस्ट स्टेप है वो कौन है, बता दिया मैंने, फर्स्ट। तो दूसरा क्या हो जाएगा, फास्ट, यानी RDS कौन हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप। यानी कि सारी चीज़ें जो भी कैलकुलेट करना है हमें, रेट वगैरह सारे कहाँ से आएंगे, फर्स्ट से। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, आगे हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं ऐसे, बाकी सारी चीज़ें को इसके बारे में और डिटेल तो देखेंगे इसको आगे थोड़ी देर में, यानी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वगैरह में। तो नेक्स्ट हम लोग हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, ये दोनों को देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी से पहले हम लोग देखते हैं क्या, कॉलिजन थ्योरी। इसके बारे में पता है क्या किसी को, कॉलिजन थ्योरी के बारे में? ये हमने पढ़ा है 11th में, गैसेस स्टेट पढ़ा होगा जो आपने। तो ये क्या बोलता है, फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट दे मस्ट कोलाइड। ओके, दे मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या होने चाहिए, टकराने चाहिए, तभी हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इसको ध्यान रखना, ये बस याद रखोगे तो आगे समझने में चीज़ें आसानी होगी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी को। तो अब देखो मॉलिक्यूलरिटी सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या है।
तो ये क्या है मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ, NO को हटा के नंबर लिखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब क्या हो सकता है, ये एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा, ओके, in an elementary reaction which collide with each other to form product is known as molecularity. ओके, इनको हमें रटना नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, यानी मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप वाले के लिए डिफाइन होगा, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होगा। क्लियर ये, ठीक है। तो इट इज क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है, क्लियर है ये, ध्यान रखना इस बात को। हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ले रहे हैं NH4NO2 और N2 + 2H2O, तो यहाँ पे कोई यूनिमॉलिक्यूलर है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन, अब सोच रहे हो कि दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तभी तो होगा, तो सिंगल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट, और वाइब्रेशन से क्या होता है, इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, और यही क्या करता है, कोई केमिकल चेंज लाता है। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे जो भी रिएक्शन लिखने वाला हूँ सारे कैसे हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, पहले से बोल दे रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि सर कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है। तो 2HI से सपोज H2 + I2 बन रहा है, तो देखो दो मॉलिक्यूल HI के हैं, तो ये क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या हो गई, 2, बाई मॉलिक्यूलर कहने का मतलब 2। ओके, HI आपस में टकराया और H2 + I2 बना दिया। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, सपोज 2NO + O2, ये क्या बना रहा है, 2NO2 + बस यही बना रहा है और कुछ नहीं, तो ये क्या है, ट्राई मॉलिक्यूलर है। ओके, ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ जो कोलिजन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज वेरी लेस, ठीक है, मॉलिक्यूल इज वेरी लेस, यानी जो कोलाइड करने के चांस हैं 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा, वो क्या है, बहुत ही कम। हेंस रिएक्शन विथ मॉलिक्यूलरिटी, अगर कम चांस है तो क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल से ज़्यादा कोलाइड नहीं करेंगे, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज वेरी रेयर, मतलब बहुत ही ऐसा रेयर चांस होगा जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी तुम्हारा 4 बन रहा होगा, क्योंकि 3 ही कोलाइड करना मॉलिक्यूल का एक साथ आपस में बहुत ही मुश्किल है, आपने पढ़ा होगा गैस स्टेट में, ठीक है। और अगर जो ऐसे मॉलिक्यूल है जहाँ पे 3 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है वो रिएक्शन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RDS भी बोलते हैं, स्टेप और RDS स्टेप। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था ना, हमने स्लोएस्ट स्टेप को चूज किया था RDS को हर एक चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या आई थी, 2, है ना, बाई मॉलिक्यूलर का मतलब 2। ओके, एंड ईच स्टेप ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, मतलब दिस टाइप ऑफ रिएक्शन करने का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो भी होगा, है ना, हैज इट्स ऑन मॉलिक्यूलरिटी, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुका है क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हर एक स्टेप क्या होता है, क्यों, क्या होता है बताओ, हाँ, एलिमेंट्री, अगर जो एलिमेंट्री है तो हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, यानी हर एक स्टेप को सम करके यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ RDS के लिए। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कांट बी जीरो, निगेटिव, फ्रैक्शन और इनफिनाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इनफिनाइट तो ऑब्वियस नहीं हुआ है ना, 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। तो फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, कहने का मतलब क्या है कि जब भी मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना बैलेंसिंग करना कैसे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे HI,
इक्वल्स टू हाफ I2 प्लस हाफ H2। तो ये भी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। क्या है रिएक्शन? ये बैलेंस है। बट रिएक्शन को बैलेंस कैसा करना है? रिएक्शन शुड बी इन इंटीजर टाइप, फ्रैक्शन में बैलेंस नहीं करते हैं, ठीक है। ये गलत तरीका है, यानी इसको क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 2HI प्लस H2 इस तरीके से करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर, या फिर रेट एक्सप्रेशन जिसको बोल सकते हैं, इज नोन एज ऑर्डर। ओके, समझ में आया? ऑर्डर क्या है? सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन का जो पावर हमने लिखा था। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई रिएक्शन, सपोज अननोन वाला ही लिखते हैं N1A प्लस N2V, और ये क्या बना रहा है? कोई प्रोडक्ट। तो रेट लॉ हम लोग क्या लिखेंगे? R इक्वल्स टू K रेट कॉन्स्टेंट इंटू A टू द पावर X और B टू द पावर Y, क्योंकि अननोन है ना, एलिमेंट्री नहीं लिखा है उसने। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो पावर का सम, तो X प्लस Y। ओके, तो ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है ये, या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि रेट को भी हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंटल। तो ये भी क्या होगा? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। एक्चुअली क्या करना है? रेट लॉ को डिटरमाइन करोगे तो ऑर्डर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला पॉइंट मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी क्या? जीरो हो सकता है, ये फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शनल, बट कांट बी इनफिनाइट, ये भी इनफिनाइट नहीं हो सकता है। देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगला, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट कैन बी निगेटिव, ठीक है, बट ओवरऑल ऑर्डर कैन नॉट बी निगेटिव। ध्यान रखना, किसी एक के रिस्पेक्ट में हो सकता है, जैसे एक के रिस्पेक्ट में निगेटिव हो सकता है, ठीक है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर जो कोई रिएक्शन कैसा एलिमेंट्री, एक स्टेप में कंप्लीट होने वाला, तो ऑर्डर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलरिटी, हमने पहले देखा था, सेम हो जाएगा, है ना, यूनिमॉलिकुलर। जैसे सपोज एग्जांपल के 2A प्लस बी इक्वल्स टू क्या बना रहा है? सपोज C प्लस डी, और ये रिएक्शन कैसा है? एलिमेंट्री। मेंशन होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑर्डर इक्वल्स टू M, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा, है ना, यानी कि 3। क्यों? क्योंकि रेट लॉ अगर जो हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्री, तो क्या लिखेंगे? K इंटू A टू द पावर 2 और B स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू द पावर होता है। तो ऑर्डर यहाँ से क्या हो गया? 2 + 1, है ना, पावर का सम, और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो गया? 2 मॉलिक्यूल A के और B, है ना, तो क्या हो गया? 3। क्लियर है? तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ओवरऑल ऑर्डर इज डिफाइंड, ठीक है। ये हमने देखा था मॉलिक्यूलरिटी के लिए नहीं था, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, हैज नो मीनिंग। क्लियर है? ये हमने देखा था यहाँ पे, है ना, देखो मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग कोई नहीं होता है ओवरऑल। ओके, हर एक स्टेप के लिए डिफाइन होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल ऑर्डर होता है। और ये कैलकुलेट कहाँ से होगा? विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। एंड RDS इज कैसा? एलिमेंट्री। RDS कैसा होता है? एलिमेंट्री। ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एलिमेंट्री होता है ना। तो सो ऑर्डर इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? RDS का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही पॉइंट है। जीरो ऑर्डर इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जीरो ऑर्डर करने का क्या मतलब है? कोई भी पावर नहीं आया रिएक्टेंट का, इसका मतलब क्या होगा? सिंगल स्टेप में ऑब्वियस से कैलकुलेट कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, तभी आया ऐसा। तो ध्यान रखना इस बात का। फॉर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑलवेज चेक, गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले उसको चेक करेंगे, ठीक है। इट इज एलिमेंट्री लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। अगर जो एलिमेंट्री है तो हम लोग डायरेक्टली बनाएंगे। ओके, का लेक्चर यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।